एक बहुत फेमस कहावत है, अफ्रीकन प्रोवर्ब है, इट टेक्स अ विलेज टू रेज अ चाइल्ड, राइट। सिमिलरली वो विलेज या तो खुद का हो या किसी विलेज में आप जाके मिल जाएं, जुड़ जाएं। इंक्लूड करिए अपने बच्चे को आपकी जर्नी ऑफ पेरेंटिंग में फ्रॉम डे वन। दूसरा, बी ट्रूथफुल, कीप शेयरिंग। मेरा हमेशा ये मानना है कि हमारी परवरिश इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि यदि बच्चा कहीं भी चले जाए, चाहे वो स्लम हो या चाहे वो गलत लोगों की संगत हो, सबको तो नहीं पर दो को सुधार के आ जाए। जितने बच्चे ओपनली एक्सपोज रहेंगे, लोगों को लगता है कि उतने सेक्सुअली एक्सपोज हो जाएंगे, नहीं उतने सेक्सुअली मैच्योर्ड रहेंगे। इफ यू हैव अ बॉय चाइल्ड, अ मदर शुड बी द प्रैक्टिस गर्लफ्रेंड फॉर अ बॉय चाइल्ड, एंड इफ यू हैव अ गर्ल चाइल्ड, अ फादर शुड बी द प्रैक्टिस बॉयफ्रेंड फॉर अ गर्ल चाइल्ड। नमस्कार, वेब दुनिया हिंदी पर मैं हूं गरिमा मुद्गल और जैसा कि आप जानते हैं कि अपने पॉडकास्ट पर हम अलग अलग क्षेत्रों से जुड़े एक्सपर्ट्स के साथ बात करते हैं। आज हमारे साथ हैं पेरेंटिंग एक्सपर्ट मिस्टर अभिषेक पसारी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। नमस्ते। नमस्ते। आपका बहुत ज़्यादा टाइम न लेते हुए मैं स्ट्रेट क्वेश्चंस पर आती हूँ। अभी मैंने आपका सेशन अटेंड किया और जैसे कि आपने बताया कि पिछले कुछ डेकेड में काफ़ी सारे चेंजेस आए हैं हमारे सोशल स्ट्रक्चर में। एक बड़ा चेंज ये है कि लगातार न्यूक्लियर फैमिलीज़ की संख्या बढ़ी है। ऐसे में जिस परिवार में दोनों पेरेंट्स वर्किंग होते हैं, उनके लिए बच्चों के साथ में उन्हें बड़ा करना एक बड़ा चैलेंज होता है। उनके लिए आप क्या टिप देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं हमेशा बोलता हूँ, मेरा बेसिक प्रिंसिपल नंबर 1 है इन्वॉल्व। तो आप न्यूक्लियर सेटअप में हैं, मतलब कि या तो आप परिवार से दूर रहते हैं या कई बार आजकल कपल्स जो हैं, पेरेंट्स जो हैं, वो काम किसी और सिटी में करते हैं और पेरेंट्स कहीं और रहते हैं, तो वो न्यूक्लियर सेटअप में हो जाते हैं। यहाँ पर दो तरीके से काम होता है। पहला, दादा दादी या नाना नानी जो है वो फ्रीक्वेंटली आते रहें और अपना कंट्रीब्यूशन देते रहें, प्लस पेरेंट भी जब जब समय मिले तो अपने समाज, सोसाइटी का हिस्सा बनते रहें। नहीं तो जहाँ हैं वहाँ की कम्युनिटी में अपने आप को इन्वॉल्व करना चालू करें। एक बहुत फेमस कहावत है, अफ्रीकन प्रोवर्ब है, इट टेक्स अ विलेज टू रेज अ चाइल्ड, राइट। सिमिलरली वो विलेज या तो खुद का हो या किसी विलेज में आप जाके मिल जाएं, जुड़ जाएं। तो बच्चों को बड़ा करना सिर्फ बच्चों का या पेरेंट्स का काम नहीं है, उसमें एक समाज इन्वॉल्व होता है। तो यदि आप न्यूक्लियर है तो उस अपने घर और उससे जुड़े रहें। मतलब कुल मिलाकर बच्चे को दुनिया के लायक बनाने के लिए उसे दुनिया से मिलवाना पड़ेगा। यस जी। फिर एक दूसरा सिनेरियो ये है कि जिन परिवारों में दादा दादी भी हैं, पेरेंट्स भी हैं और बच्चे हैं, वहाँ पर एक बड़ा चैलेंज या कॉन्फ्लिक्ट ये होता है कि जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो अपने वैल्यूज़, अपने प्रिंसिपल्स के साथ में बच्चों को बड़ा करने में विश्वास रखते हैं। वहीं जो न्यू जनरेशन पेरेंट्स हैं उनके अपने थॉट्स हैं, अपने तौर तरीके हैं और यहाँ एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है। वहाँ पे क्या करना चाहिए? देखिए, ये ना सैंडविच साइकोलॉजी जी। एक पुरानी जनरेशन का विजडम है, फिर एक नया पेरेंट है जो आज का पेरेंट है, और उसके ऊपर है वो शिशु जो फ्यूचर पेरेंट है या फ्यूचर सिटीजन है जी। अब इन तीनों को लेके चलना है। तो यदि हम सारी पुरानी बातों को लेके चलेंगे तो कहीं ना कहीं वो मिसमैच होगा। पूरी तरीके से आगे हो गए तो कहीं ना कहीं ग्राउंड रियलिटीज छूट जाएंगी। आई ऑलवेज से इट इज द टाइम टू रिविजिट द ओल्ड बिलीफ विद अ न्यू माइंडसेट। सो दिस इज हाउ यू नीड टू हैव अ मिक्स ऑफ ऑल द थिंग्स। कुछ जगह ग्रैंड पेरेंट्स को मैं बोलता हूँ उन्हें भी अपग्रेड होना चाहिए। कुछ जगह पेरेंट्स को मैं कहता हूँ कि उनका भी सॉफ्टवेयर पेरेंटिंग का अपग्रेड होना चाहिए। तो फ्यूचर रेडी चिल्ड्रन बनाने के लिए परिवार को फ्यूचर रेडी होना चाहिए। तो हम कहते हैं दादा दादी या नाना नानी की जो कहानियां होती हैं पुरानी, वो कहानियां इंपॉर्टेंट है, बट उनको हम मॉडिफाइड तरीके से इम्प्रोवाइजेशन के साथ में आगे परोस सकते हैं। सो यहाँ पर सबका इन्वॉल्वमेंट होता है। क्लेश नहीं होना चाहिए कि पेरेंट्स हमारे ऐसे हैं, वो आप ही के हैं और आप उनसे ही आए हो। मतभेद हो सकते हैं, तो मतभेदों को कैसे सुधारा जाए, कैसे डील किया जाए। तो आई ऑलवेज से वन वर्ड, कम्युनिकेशन इज द की। जितना कम्युनिकेट करेंगे उतना बेटर होगा। पेरेंट्स कम्युनिकेट कर सकते हैं अपने पेरेंट्स को, जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, कि हमें आपका ये चिल्लाना या आपका ये एक्स्ट्रा टीवी देखना अच्छा नहीं लगता है,
या हमें आपका बात बात पे मिठाई खिलाना अच्छा नहीं लगता। वहीं ग्रैंड पेरेंट्स भी बोल सकते हैं, कम्युनिकेशन कर सकते हैं फ्रीली कि हमें तुम लोगों का बच्चों को छोड़ छोड़ के घूमने चले जाना अच्छा नहीं लगता है, हमें तुम लोगों का झगड़ना अच्छा नहीं लगता है। तो इस तरह का कम्युनिकेशन का संवाद बना रहना चाहिए। आई थिंक बच्चे सबसे सीख रहे हैं। जी हाँ, तो जी हाँ, सबको जुड़ के साथ में चलना चाहिए। जी सर, पेरेंटिंग की शुरुआत ऐसा नहीं कि माँ बाप बनने के बाद होती है। जिस मोमेंट एक महिला प्रेग्नेंट होती है, वो अपने पार्टनर के साथ में, वो दोनों पेरेंट्स जो होते हैं वो एक आइडियल वर्ल्ड में चले जाते हैं और एक आदर्श दुनिया जीने लगते हैं। हमारा बेबी होगा, हम उसे ऐसी दुनिया देंगे और इतने अच्छे से पालेंगे और परवरिश देके बड़ा करेंगे। क्या ये आइडियलिज्म सही है? पूरी तरह नहीं, बट सही की तरफ है। ओके। कैसे? ये आइडियल वर्ल्ड को क्रिएट करना, हम कहते हैं ये विजुअलाइजेशन टेक्निक होती है। जी। कुछ मैनिफेस्ट करते हैं, बिल्कुल right? बिल्कुल। तो ये उसी का एक रूप है। लोग क्या करते हैं, वो मैनिफेस्टेशन टेक्निक को अधूरा पढ़ते हैं और आइडियल वर्ल्ड, इमेजिनरी वर्ल्ड तैयार कर लेते हैं। वास्तविकता वैसी होती नहीं है। जी। जब वो वैसी होती नहीं है तो जो रियलिटी क्रैश डाउन होता है, वहां दिक्कत आती है। इसी चीज को पूरा कैसे करते हैं, पुख्ता करने के लिए आप आइडियल वर्ल्ड को विजुअलाइज कर रहे हो, आप एक विजन बना रहे हो, साथ साथ में आपको उसके ग्राउंड वर्क पे भी काम करना आना चाहिए। जी। वो कब होता है, जब आप अपने उस स्किल को अपग्रेड करते हो। मैं पेरेंटिंग कोच हूं, तो मैं एक ही बात करता हूं कि हर पेरेंट को प्रेगनेंसी के समय से प्रेगनेंसी पेरेंटिंग कोचिंग लेना चाहिए। जब वो प्रेगनेंसी पेरेंटिंग कोचिंग लेते हैं तो उड़ते तो वो भी हैं, लेकिन उनका ग्राउंड रियलिटी जो है वो छूटता नहीं है। बिल्कुल सही। तो हम दो बातें बोलते हैं, एक होता है अर्दी होना, एक होता है एरी होना। जब भी कोई नया रिलेशनशिप होता है, सगाई हुई, आप एक हवा में होते हो। शादी हुआ तो एक नया पार्टनर आया है, वो लव मैरिज है, अरेंज मैरिज, तो आप एक हवा में चलते हो। बिल्कुल। वहीं पर घर, हमारे समाज के रिचुअल्स, रीति रिवाज, ये आपको नीचे लेके आते हैं। आप चाहते हो घूमने जाना, घर और रीति रिवाज बोलते हैं कि पहले मंदिर माथा टेकने जाओ। जी। तो वो हुआ, हम उठ भी रहे हैं और हम जुड़े हुए भी हैं। तो ये ही कॉम्बिनेशन आगे भी काम आता है पेरेंटिंग जर्नी में। जी। जितना पेरेंट जागरूक रहेगा, उतनी ज्यादा उसकी जागृति रहेगी। वाओ। अब हम, जैसे आपने रियल लाइफ से जोड़ दिया है, तो एक बहुत रियलिस्टिक क्वेश्चन लेते हैं। जब हम बच्चों को बड़ा कर रहे होते हैं तो कई बार उन्हें खुश करने के लिए, मेरे बच्चे के पास कोई कमी ना हो, हम वो हर कुछ देना चाहते हैं जो हम कर सकते हैं अपने बच्चे के लिए। कहीं ना कहीं ये बच्चे को कई बार ओवर डिमांडिंग नहीं बना रहा होता है, और अगर हाँ तो उसके लिए क्या किया जाना चाहिए? देखिए, दो बातें हैं। आपने जो बात करी वो कहीं ना कहीं पैम्परिंग से जुड़ के आती है। जी। पैम्पर अच्छी चीज है, लेकिन पैम्परिंग और स्पॉइलिंग के बीच में बहुत बारीक रेशम के धागे जैसी लाइन होती है। वो कब स्पॉइल कर रहे हो ना, आप पता नहीं चलता है। जी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कितना लाड लड़ा रहे हो और कितना जरूरी है। आपके पास सब कुछ है देने के लिए, फिर भी सब देने का जरूरत नहीं है। तो वो संयम बनाने का रखना जरूरी है। आप, एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है एक तारा, एक तारा से अच्छी पेरेंटिंग और कोई नहीं सिखा सकता। जी। एक तारा के दो फंक्शन है। यदि आपने तार को ज्यादा टाइट कर दिया तो वो आवाज गलत आएगी और वो तार टूट जाएगा। और यदि उस तार को ढीला छोड़ दिया तो सुर नहीं निकलेगा और वो पुंग पुंग करता रहेगा। जी। तो वो जो राइट अलाइनमेंट है वही पेरेंटिंग है। जी। ना लूज ना टाइट। जी। बीच का लाइन। जी। सो दैट इक्वेटर लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट इस गैप को पूरा करने के लिए। जी। सर, आज जिस दुनिया में हम जी रहे हैं, वहाँ एक बहुत क्लीशे टर्म है कि लड़के और लड़कियां बराबर होते हैं, होते भी हैं, लेकिन क्या परवरिश के मामले में दोनों को बड़ा करने के लिए, लड़के को और लड़की को, सेम प्रिंसिपल्स अप्लाई होते हैं या कुछ डिफरेंस है परवरिश के लिए? आई वुड से जेंडर डिफरेंसेस तो रियल है, बट जेंडर अपब्रिंगिंग में फर्क नहीं आना चाहिए। लड़का हो तो उसको भी सारे काम करने आने चाहिए घर के, जिसको हम होम इकोनॉमिक्स बोलते हैं, झाड़ू पोछा, बर्तन, साफ सफाई, घर के काम। और लड़की है तो उसको भी इक्वली वही सारी अपॉर्चुनिटीज बचपन से दी जानी चाहिए,
कूदना है, खेलना है, भागना है, चिल्लाना है, हंसना है, पेड़ चढ़ना है, दीवार फांगनी है। तो दोनों की ब्रेन अलग अलग है, बट हमें जो उन दोनों का एनवायरमेंट है उसमें भेदभाव नहीं होना चाहिए कि लड़का है तो मैथ्स ले लेगा, लड़की है तो आर्ट्स लेना चाहिए। हाँ। ये गलत है जी। तो ये सोच जो है धीरे धीरे बदल रही है, लेकिन फिर भी ये हमारे रूट से जुड़ा हुआ है फर्क। जी। आज देखेंगे तो कई ऐसे काम हैं जो लड़कियां बहुत अच्छे कर रही हैं, वहीं इक्वली कई ऐसे काम हैं जो लड़के बहुत अच्छा कर रहे हैं। हम बोलते हैं समाज में, घर परिवारों में कि खाना बनाना लड़कियों का काम। आप चल जाइए 5 स्टार्स में, सारे ढाबों पे, राइट, हाईवे पे, वेरी ट्रू। आपको कहाँ मिलती कोई महिला जी। तो रोटी बना रही है, आपको तंदूर में से निकाल के दे रही है? जी। नहीं। तो ये हमारी सोच की बात है। मेल नर्स इक्वली आज अवेलेबल है हॉस्पिटल्स में। जी हाँ। तो नर्स भी ऐसा नहीं कि सिर्फ सिस्टर को बोलते हैं, ब्रदर्स भी हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सोच बदल रही है। तो ये मानसिकता जो है कि लड़का हो या लड़की, दोनों को आप स्कोप एक जैसा दीजिए, एक्सपोजर एक जैसा दीजिए, फिर वो क्या पिकअप करते हैं वो उनकी मर्जी है। एज अ पेरेंट हाँ आपको फर्क नहीं करना चाहिए। फर्क नहीं करना चाहिए। सर, हर पेरेंट्स चाहते हैं कि हम अपने बच्चे को बेस्ट दें, जो हमसे संभव हो सके, पॉसिबल हो, हम वो उन्हें देते भी हैं। लेकिन कई बार एक ऐसी स्थिति बनती है जब हमें लगने लगता है कि बच्चे अब ओवर डिमांडिंग हो रहे हैं, कुछ ज्यादा मांगते हैं, या कई बार हमारी रीच से बाहर होता है, रीजनेबल भी नहीं होता। ऐसी स्थिति में पेरेंट्स को कैसे डील करना चाहिए? देखिए, बच्चे डिमांडिंग कब होते हैं? जब पेरेंट्स डिमांडिंग होते हैं, जब पेरेंट्स शो ऑफ करते हैं। तो हिंदी में कहावत है ना, जितनी चादर हो उतने ही पैर पसारी है। जी। तो सिमिलरली आप जितनी आपकी कैपेसिटी है ना, उसी के हिसाब से आप करिए, ओवरडू मत करिए। डू ओनली व्हाट इज पॉसिबल फॉर यू, बी रियलिस्टिक, बी ऑथेंटिक। वर्ल्ड में क्या हो रहा है, आप हमेशा कॉम्पीट नहीं कर पाएंगे। छोटी उम्र में कर लेंगे, 50 की जगह 70 रुपए का टॉय दिला दिया, लेकिन जब वो 5000 और 7000 हो जाएगा, तो फर्क बढ़ा है। 5 लाख और 7 लाख हो जाएगा, तो वो स्केल बढ़ता जाएगा। तो पेरेंट्स को मैं हमेशा बोलता हूं कि डू नॉट ओवरडू और शो ऑफ जस्ट फॉर द सेक ऑफ सोसाइटी और योर चाइल्ड्स रिक्वेस्ट। जितनी आपकी कैपेसिटी है उसके हिसाब से करिए। आप हमेशा कह सकते हैं कि दिस इज नॉट पॉसिबल फॉर अस, मे बी वी कैन डू बट नॉट राइट नाउ, मे बी वी कैन हैव इट बट ऑन सम ओकेजन। ओकेजन बोल के आपको भी एक टाइम मिलता है उसको उतना कमाने के लिए या उतना उस चीज को इकट्ठा करने के लिए, और बच्चे को भी उसकी वैल्यू रहती है क्योंकि आपने उसको उस ओकेजन तक वेट करने में एक बहुत बड़ी वैल्यू सिखा दी, पेशेंस। तो बच्चे जब जो बोले तब दिलाने की जरूरत नहीं है, चाहे वो आपकी कैपेसिटी का हो या नहीं हो, बट ओकेजन वाइज दिलाते हैं तो याद भी रहता है और उसकी इम्पोर्टेंस भी रहती है। सो दिस इज व्हाट आई हैव टू से, दैट बी रियलिस्टिक, बी ऑथेंटिक। इट्स ओके बाजू वाला क्या दे रहा है या ऊपर वाले क्या कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा लेसन भी है कि हर चीज कमानी पड़ती है, बच्चे को भी कमाना आना चाहिए। यस। सो लेट देम लर्न वैल्यू ऑफ बीइंग पेशेंट एंड बीइंग वेट करना। वेट एक जो ऐसी चीज है वो आज नहीं हो रही है। धैर्य, ठहराव नहीं है, क्योंकि पेरेंट्स में नहीं है। सो दिस इज हाउ आप एक खर्चे से बच रहे हैं, एक ट्रैप से बच रहे हैं, साथ साथ में इनडायरेक्टली आप एक वैल्यू सिस्टम भी सेटअप कर रहे हैं। सर, वैसे तो ये एक कॉमन टर्म है इंडिया में कि बच्चे कभी माँ बाप के लिए बड़े नहीं होते, लेकिन वो बड़े होते हैं। और पेरेंट्स को कब समझना चाहिए कि इन्हें अब इनके स्पेस की जरूरत है और कहाँ उन्हें थोड़ी सी छूट देना शुरू करनी चाहिए? हमारी पहली किताब न्यू एज पेरेंटिंग, उसका पहला चैप्टर जी, वंस अ पेरेंट ऑलवेज अ पेरेंट जी। तो आप जब एक बार अभिभावक बने, पेरेंट्स बने, तो ताउम्र रहोगे। लेकिन ये छूट कब देनी है, ये बड़ा वेरिएबल क्वेश्चन है। कोई 2 साल पे भी दे सकता है, कोई 12 पे, कोई 20 पे, और किसी से 60 पे भी नहीं देते बनती है जी। राइट? तो दिस इज हाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हाउ यू नीड टू इन्वॉल्व योर चिल्ड्रन। मेरे 2 मंत्र हैं। पहला, इन्वॉल्व, इंक्लूड करिए अपने बच्चे को आपकी जर्नी ऑफ पेरेंटिंग में फ्रॉम डे 1। दूसरा, बी ट्रूथफुल, कीप शेयरिंग। सो जब आप अपने बच्चे को हर छोटी बड़ी चीज में इन्वॉल्व करते हो, और आपके यदि 2 बच्चे हैं 2-4 साल की गैप के बीच में जी, तो धीरे धीरे जब आपका छोटा बच्चा 2 साल का हो रहा है और बड़ा 6 का हो चुका है, वो इक्वली एक पेरेंट बन सकता है जो बच्चे को आपके एब्सेंस में संभाल सकता है। जी हाँ, बिल्कुल। मेरे 3 बच्चे हैं जी। मेरे 2 जुड़वा बेटे हैं जो 17 साल के हैं, मेरी बिटिया है जो 6 साल की है जी।
तो गैप है उनमें 11 ईयर्स का। जी। सो जब वो हुए थे उस समय से वो अंदर थे साथ में, सो दे आर ब्रो डैड्स, तो वो पूरा उसको देख लेते, हमें देखना नहीं पड़ता। जी। सो दिस इज हाउ यू नीड टू prepare them and train them and make ready for the world, for the life. Yes. And that is, I think, your role as a parent is all about. Very true, very true. एक और चीज जिसके लिए पेरेंट्स बहुत चिंतित होते हैं कि हमारे, क्योंकि कंपनी का असर होता है, संगति का असर होता है, तो हर माता पिता चाहते हैं बच्चे अच्छी कंपनी, अच्छे दोस्त चुने, लेकिन कोई माता पिता अपने बच्चों के दोस्त बना के नहीं दे सकते, वो दोस्ती खुद करते हैं। हम बच्चों में क्या वैल्यूज दे सकते हैं कि अच्छे दोस्त चुने, अच्छी संगति चुने? देखिए, जब एक शुरुआत होती है गर्भ के समय से जी, तो हम एक एक्टिविटी करते हैं, हम एक मॉरल वैल्यूज का चार्ट तैयार करते हैं, पेरेंट्स को बिठाते हैं, उनसे एक एक्टिविटी होती है और उससे एक वो विजन चार्ट बनाते हैं कि व्हाट ऑल वैल्यूज आई वांट टू सी और आई वांट माय चिल्ड्रन टू लिव। फिर वही सारी वैल्यूज हम पेरेंट्स को भी सिखाते हैं कि दीज आर ऑल वैल्यूज जो शॉर्टलिस्ट होती हैं कि ये आपको भी जीना है बाप। तो जब हम पहले 6 साल वो उन सारी वैल्यूज को जीते हैं और बच्चों को उनकी स्टोरी से प्रभावित करते हैं, फिर धीरे से हैंड ओवर करके स्कूल को दे देते हैं, फिर स्कूल में वही वैल्यूज, क्योंकि हमने कहीं हाई ग्रेट एपिटोम्स को ले रखा है उसमें, जो कुछ नेता हैं, कुछ अभिनेता हैं, कुछ संत हैं, कुछ भगवान हैं, कुछ घर परिवार के लोग हैं, तो वो धीरे धीरे करके जब वैल्यू सिस्टम पे शुरू से काम होता है, स्वामी विवेकानंद ने भी किताब में कहा है कि कुछ इंपॉर्टेंट वर्च्यूज हैं, उन वर्च्यूज को साथ लेके चलो तो मॉरल वैल्यूज अपने आप रहेंगे। तो वैसे ही हमारा काम है कि अच्छा, ये नहीं पता कि आप कब तक हैं और आपको ये नहीं पता कि दुनिया आगे कैसे होने वाली है, तो जितना समय आपके पास है, और आपके पास कितना समय, आज, अभी ये वक्त बस, तो आप जो वैल्यूज, जो गुण, जो अच्छी बातें आपके द्वारा बच्चे को बता पाए, उससे आपने ये इंश्योर कर लिया कि फ्यूचर वर्ल्ड के लिए आपने बच्चे को रेडी कर दिया जी। मेरा हमेशा ये मानना है कि हमारी परवरिश इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि यदि बच्चा कहीं भी चले जाए, चाहे वो स्लम हो या चाहे वो गलत लोगों की संगत हो, सबको तो नहीं पर 2 को सुधार के आ जाए या अपनी अच्छी बातें बोल के आ जाए, एटलीस्ट अपना पॉइंट रख कर आए। आपको ये डाउट नहीं होना चाहिए कि मेरा बच्चा बिगड़ के आएगा। वैसे तो कोई माता पिता अपने बच्चे का बुरा चाहते नहीं है जी, फिर भी एक टर्म हाल फिलहाल में उभर कर आई है, टॉक्सिक पेरेंटिंग। ये क्या चीज है और क्या सच में कोई टॉक्सिक पेरेंटिंग जैसी कोई टर्म है? बिल्कुल है, मैं बोलूंगा बहुत ज्यादा प्रभावित है और बहुत तेजी से बढ़ रही है, और इसके रिपरकर्शंस जी हम बहुत स्ट्रांगली देख रहे हैं। आई विजिट सम हॉस्पिटल्स ऑल्सो, पेरेंट्स को देखता हूँ, मैं मिलता हूँ कई पीडियाट्रिशियन से। अब बहुत कॉमन हो चुके हैं कुछ डिसऑर्डर्स जो बच्चों में हो रहे हैं पैदा होते से, कुछ ADHD बोलो या कोई सिंड्रोम्स हैं, डिसलेक्सिया है, ऑटिज्म सिंड्रोम्स हैं, इन सब का कहीं ना कहीं रिलेशन आपकी टॉक्सिक रिलेशनशिप से जुड़ा हुआ है। हम हमेशा बोलते हैं प्रेगनेंसी में आपका जो थ्रोट चक्र होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और वैसे आपका जो ये जो नेवल चक्र होता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट चक्र। पूरे आपके शरीर का जो मेन प्रोसेसिंग यूनिट है और सारे चक्राओं का, वो आपका नेवल पॉइंट है। इसी से बच्चा जुड़ा हुआ है, बिल्कुल। तो उसका पूरा फीडिंग यहाँ से जा रहा है, तो आपकी बॉडी का भी पूरा फीडिंग यहाँ से जा रहा है। एग्जैक्टली। तो दिस इज समथिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड कि कैसे हम इन चक्रास पे काम करें, अपने खुद के क्वालिटी पे काम करें। टॉक्सिसिटी कहाँ से आती है? मनमुटाव पति पत्नी में होता है। जैसे तैसे घर के बड़े बोलते हैं कि ड्रैग करो ठीक हो जाएगा, नहीं होता है, फिर बोलते हैं बच्चा कर लो सब अच्छा हो जाएगा। तो आधे मन से बच्चा जो प्लान होता है, अनप्लान प्रेगनेंसी बोलो या अनप्लान वेडिंग्स का आउटपुट बोलो, या शुरुआत वहां से, जब रिलेशन मैच्योर नहीं हुआ उससे पहले अगर आपने बेबी प्लान कर लिया है जी, तो फिर भी मैं नहीं बोलूंगा कि दैट इज द एंड ऑफ द रोड, वहां पर भी सुधार हो सकता है। बिल्कुल, और वैसे भी कोई रिलेशन कभी मैच्योर होता नहीं है ना। यस जी। तो मैं हमेशा बोलता हूँ, जैसे सदगुरु इनर इंजीनियरिंग पे काम करते हैं जी, मैं माई शिशु के थ्रू रिवर्स इंजीनियरिंग पे काम करता हूँ। जो अभी तक आपने सीख लिया उसको भुलाना, उसको हटाओ, और जो भी है आपको रियलाइज हो। मेरा पहला काम है आपको रियलाइज कराना कि आप किस किस जगह पर आप में गैप है, एज ए वुड बी पेरेंट और एज ए पेरेंट।
फिर रियलाइज हो गया तो अब आगे क्या करें, तो चलिए इसको रिवर्स करते हैं। जी। वो रिवर्स करेंगे तो बच्चे में बदलाव देख सकते हैं, क्योंकि बदलाव खुद में है। तो यहाँ पर बच्चों में प्रॉब्लम नहीं है। टॉक्सिक पेरेंटिंग का पूरा नाम क्या है? टॉक्सिक पेरेंट्स रिलेशनशिप। ओके। सो वो सुधार किया वहाँ तो problem उनके है। जब कांच सुधारे, लेंस सुधारे, तो साफ नजरिया दिखना सुधर गया। शुरू हुआ। बिल्कुल बिल्कुल। सर, परिवार में जब निर्णय लिए जाते हैं तो अमूमन बच्चा किस स्कूल में जाएगा, क्या उसके लिए बेटर है, क्या उसको परस्यू करना चाहिए, पेरेंट्स डिसाइड करते हैं। बच्चे को कहाँ इन्वॉल्वमेंट मिलना शुरू होना चाहिए, पेरेंट्स कहाँ अलाउ करें कि यहाँ आप डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी बच्चा भी होगा? ओके, मैं आपको मेरी कहानी सुनाता हूँ। जी। मुझे ज्यादा पसंद है, जी। ज्ञान की बात से अच्छा है खुद की बात खुद करो। की आप बीती सुनाए। जैसे मैंने कहा, मेरे जुड़वा बेटे हैं और जी। एक बिटिया है। तो जब मेरे बेटे जब स्कूल जाने का उनका समय आया तो हमने पहले एज ए पेरेंट स्कूल सर्च करे। 10 में से जो 4 हमें अच्छे लगे, 4 में से 2 जिनकी सोच हमें अच्छी लगी, फिर वो जो 2-3 थे वहां हम बच्चों को लेके गए। मैं हमेशा ये मेरे प्रेगनेंसी पेरेंटिंग क्लास में सिखाता हूँ, एक लेक्चर लेता हूँ, हाउ टू चूज द राइट स्कूल। सो आपने शॉर्टलिस्ट किया है, डिसीजन नहीं लिया है। जी। फिर जो बच्चा वहां जाने वाला है उसकी उम्र मत जी। देखो आप कि वो छोटा सा है, वो क्या बताएगा। उसको लेके जाओ, उसको वो माहौल कैसा लग रहा है, क्या वो उसमें अपने आप को जोड़ पा रहा है या नहीं जोड़ पा रहा है, कि वो वहीं से घबरा रहा है। तो उतना क्यों पेरेंट को कैच करना आना चाहिए बच्चे का। एंड देन यू डिसाइड। फिर बच्चा, क्योंकि आपने 4 शॉर्टलिस्ट कराए, उनमें से 2 पे आए हो, बच्चा ये है ये जिस पे रख दे, यू शुड नॉट पुट योर दिमाग इनटू इट एंड यू शुड गो फॉर इट। हमने ये किया और मेरे बच्चों का स्कूल उन्होंने खुद चूज किया। अब मेरी बिटिया अभी वो ग्रेड 1 में जाने वाली है और मैं बैंगलोर में हूँ, तो मैं सारे स्कूल ढूंढ रहा हूँ। अब मेरा पैरामीटर स्कूल का थोड़ा सा लेवल अप है, मैं वो स्कूल नहीं ढूंढ पा रहा हूँ जो मुझे चाहिए। पर जो फिर भी शॉर्टलिस्टेड लगते हैं वहाँ मेरी डॉटर को लेके जाता हूँ, और उसको नहीं पसंद आता है तो मैं वो बात नहीं करता हूँ। तो ये छोटे बड़े की बात नहीं, ये सोच की बात है। हम बोलते हैं बच्चे भगवान का रूप होते हैं, क्या हम सही में मानते हैं? बिल्कुल। यदि होते हैं तो आप सुनिए, आप सुनिए आपके शिव की, आपकी पार्वती की, मैं सुनता हूँ। जी जी। So this is my suggestion to all, that involve your children in even the decision making of grade 1 admission to school also. Sensitive parent हो तो आप बच्चे की sensitivity को कैच कर लोगे कि okay, she is liking, he is liking, then go ahead. सर, एक और चीज है कि 15 साल पहले बच्चों को लेकर माँ बाप की अक्सर शिकायत होती थी, बहुत टीवी देखता है। Yeah. अब वो शिकायत जो है, वो टीवी जो था वो अब मोबाइल हो गया है, गैजेट्स हो गए। जी। पर एक ऐसी दुनिया में जहाँ 24 घंटे आप मोबाइल फोन्स और टैब से घिरे हुए हैं, वहाँ कैसे आप अपने बच्चों को दूर रख सकते हैं? पहली बात, ये बहुत खतरनाक क्वेश्चन है, टफ जवाब है, पर वो भी खतरनाक है और टफ है। सुनने वाले सुन सके तो सुने। ये शुरुआत कहाँ से है? मोबाइल का एक्सेस, एक्स्ट्रा डिजिटल टाइम देना। जितना आज पति पत्नी को समय नहीं दे रहा, उतना वो मोबाइल स्क्रीन को दे रहा है। जी हाँ, एक कमरे में परिवार के 4 लोग 4 डिवाइसेस में बिजी हैं। या आज जब आप कहीं जाते हो तो लोग आपको पानी या सत्कार बाद में पूछते हैं, पहले पूछते हैं वाईफाई दे दें आपको। जी हाँ। सो चीजें बदल रही हैं। मैं जो भी ये बात हमारी सुन रहा है, अभी के अभी अपना मोबाइल निकालो, फेसबुक इंस्टाग्राम की सेटिंग्स में जाओ और वहां जाके योर टाइम ऑन फेसबुक चेक करो। आप ये बात से कतई मना नहीं कर सकते कि आप 24 घंटे आपको मिलते हो तो आप 48 घंटे 24 घंटे में मोबाइल स्क्रीन पे रहते हैं, एवरेज वॉच क्योंकि टाइम आपके पास बहुत 2 या है। 3 फोन होते हैं। जी हाँ, जी हाँ। एंड हम बातें बच्चों की कर रहे हैं, बच्चे वही कर रहे हैं जो वो देख रहे हैं, जो वो जी रहे हैं, माहौल ही वैसा है। तो इसमें हम किसको दोष दें? या पेरेंट्स भी इतने फ्री नहीं है कि वो मॉनिटर कर सके, वो खुद भी तो डिवाइसेस। सजेशन मेरा ये रहेगा एज अ पेरेंटिंग कोच, कुछ रूल्स होने चाहिए परिवार के, तुम्हारे और मेरे नहीं, परिवार के। खाने के समय नो मोबाइल, रात को एक समय के बाद नो फोन। आजकल फोन्स में इतनी अच्छी प्रोफाइल्स आती है, आप टाइम सेट करके डीएनडी कर सकते हो। जी हाँ। सो पहले से सेट कर दो, 1-2 दिन तकलीफ होती है, फिर आदत बन जाती है। आदत बन जाती तो वो पड़ा भी है पास में तो बचता नहीं है। जी। सो जितना समय आपको ई बुक्स की जगह फिजिकल बुक्स पे आओ,
एक समय हो सकता है कि आप सब जने पढ़ रहे हो, तो बच्चा बेसिकली वो नटखट बंदर है जो आपको कॉपी करता है। हमारे पूर्वज है ना जी। तो वहीं से बच्चे भी आते हैं, वो आदत नहीं वो गई वैसे है। ही करेंगे जी। हम बोलते हैं एक बात बहुत सिंपल सी बात है कि बच्चे पेरेंट्स को कॉपी करते हैं। डू यू एग्री? दे कॉपी अस। सो देयर इज अ मैसेज, you start doing those things which you want them to copy you and they will copy you. Yes, yes. आप तू करके बोलना बंद कर दो, आप करके बात करो, वो भी वैसा करेंगे। बिल्कुल सही। आप रेस्पेक्ट से बात करो, वो भी वैसा करेंगे। आप शांति रखो, वो भी रखेंगे। आई ऑलवेज से कई सारे लोग शांति पाठ करते हैं, शांति के लिए बहुत सारे अनुष्ठान करते हैं। मैं एक ही लाइन बोलता हूँ, शांति चाहिए तो शांत रहिए, जस्ट बी साइलेंस। साइलेंस से अच्छी और कोई गिफ्ट नहीं दे सकते आप। आपका साइलेंस, माँ का साइलेंस, पिता का साइलेंस, परिवार का साइलेंस। सो दिस इज हाउ इट इज नॉट एट ऑल अ कंसर्न फॉर मी, ऑल्दो इट इज अ नेशनल कंसर्न, जाइजेंटिक कंसर्न है टेक्नोलॉजी, गैजेट, बट यदि इसको तरीके से आप डील करो तो टेक्नोलॉजी से अच्छी और कोई चीज नहीं हो सकती। बट देयर हैज टू बी अ लाइन ऑफ कंट्रोल फॉर एवरीथिंग। जी हाँ, और टेक्नोलॉजी हमें कंट्रोल ना कर रही हो, हम उसको मॉनिटर करके कंट्रोल कर रहे हो। Yes. जी। किसी भी पेरेंट्स के लिए अपने बच्चे की परवरिश के सबसे जरूरी साल कौन से होते हैं और कहाँ उसे सबसे ज्यादा ध्यान रखना चाहिए? ओके, हर पड़ाव अपने आप में एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है। जी। एनीथिंग कैन नॉट बी इग्नोर्ड एंड एवरीथिंग कैन नेवर बी इग्नोर्ड। पहले 6 साल का अलग लेवल होता है परवरिश का, दूसरे 6 साल का अलग है, तीसरे 6 साल का अलग है। तो ये 3-6 में बटा हुआ है बच्चों की परवरिश। पहले 6 माता जो है वो ड्राइविंग सीट पे होनी चाहिए, बच्चा पास में, पिता अवेलेबल होना चाहिए बैक सीट पर, ओके, सपोर्टिंग हैंड। ओके। दूसरे 6 में फादर इज ऑन अ ड्राइविंग सीट, चाइल्ड इज देयर, मदर इज ऑन अ सपोर्टिंग सीट। ऑलराइट। तीसरे 6 में माता पिता दोनों पीछे, बच्चा आगे, और वहां जो ड्राइविंग सीट है वहां पर होना चाहिए एक गुरु, एक मेंटर, एक टीचर, कोई भी जो माता पिता नहीं है। तो इस तरीके से हम एक बच्चे की परवरिश के पूरे उस पिरामिड को कंप्लीट करते हैं जी। और 3-6 खत्म होने के बाद माता पिता ने सिर्फ एक मुद्रा करनी चाहिए, नमस्कार मुद्रा। तब जो करना था हमने कर लिया। अब इसके बाद आपका लाइफ, आपका जीवन, आपके डिसीजन। जरूरत है तो हमें जी। तो इसकी प्रिपरेशन होती है सेकंड 6 से चालू, जब टीनेजर्स बोलते हैं, हम प्री टीन्स बोलते हैं। वहीं से एक ही रूल होना चाहिए, आपके दरवाजे बच्चे को आने के लिए सदैव खुला है। आपका वाईफाई फ्री है विदाउट पासवर्ड, लेकिन बच्चे के जोन में एंटर करने के लिए पासवर्ड के बगैर नहीं, अपॉइंटमेंट के बगैर नहीं, नॉक करे बगैर नहीं। ओके। सो दिस इज हाउ आप हमेशा अवेलेबल है जब उन्हें जरूरत है, क्योंकि ये वो मेट्रो ट्रेन है जहां पे आप सिर्फ झंडा दिखा सकते हो प्लेटफॉर्म पे खड़े होके, बीच में नहीं आ सकते। सो दिस इज हाउ यू नीड टू टर्न योर लेवल ऑफ पेरेंटिंग एट एवरी स्टेज। सर, एक बहुत जाहिर सी बात जो मुझे पिछले कुछ सालों में समझ में आई है कि हमारे यहाँ पर फिजिकल एजुकेशन पर अब जोर दिया जा रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं उसका मकसद जो है वो है सेक्स एजुकेशन देना। और कई बार माता पिता बड़े संशय में होते हैं, अरे कैसे बताएंगे और क्या बात करें और कहाँ से शुरू करें। कहीं ना कहीं मुझे लगता है बुनियादी भूल ये हो रही है कि हम इसका मकसद ही समझ रहे हैं हमें बच्चों को सेक्सुअली ट्रेंड करना है, सेक्सुअली मैच्योर करना है। क्या ये सही है? और अगर नहीं तो इसका मकसद असली में क्या है और कहाँ से शुरुआत, किस एज से शुरुआत होनी चाहिए? देखिए, अभी हम वर्कशॉप में बात कर रहे थे, ये बहुत ही गलत एक वो मानसिकता बन चुकी है। फिजिकल एजुकेशन बोलो, सेक्स एजुकेशन बोलो, एडल्ट एजुकेशन बोलो। इनफैक्ट कई टीचर से भी जब मैं मिलता हूँ तो जहाँ ये टॉपिक निकलता है वो एक ही बार बोलते हैं, हमको पता है गुड टच बैड टच। तो ये गुड टच बैड टच एक एपिसोड को हिट करने के लिए इतना इंस्टाग्राम वायरल हुआ जी कि ये एक ट्रेंड बन गया है। जी। सिर्फ वही गुड टच बैड टच नहीं होता है, हालांकि कई लोग इसके ऊपर स्टार्टअप्स लेके बैठे हुए हैं सिर्फ इस बात के ऊपर, बट आई एम माई वर्जन विल बी कंप्लीट डिफरेंट। मैं बोलता हूँ कि सही उम्र क्या होनी चाहिए। पहला सवाल, सही उम्र होनी चाहिए बिफोर 5 years, 5 साल के भी पहले। तो जब बच्चा छोटा है तभी से। जी। और सही नाम उसका क्या है?
बॉडी एजुकेशन। बॉडी एजुकेशन, वेरी ट्रू, क्योंकि कहीं ना कहीं आप उसे कॉन्शियस कर रहे हो गुड टच बैड टच की कॉन्सेप्ट सिखाकर कि कुछ बचना है कुछ बचाना है, जबकि ये मकसद नहीं होना चाहिए। अपने शरीर को समझना मकसद होना चाहिए। अभी एक छोटा सा बच्चा या बच्ची यदि घर में 2.5 साल 3 साल का बच्चा यदि सुसु कर देता है तो हाथों हाथ वो या जो भी केयरटेकर होगा या जो भी पास में होगा वो उसकी अंडरपैंट को निकालेगा। बिल्कुल, निकालते से वो लड़का हो या लड़की वो खुला एकदम बिल्कुल दौड़ लगाएगा। बिल्कुल, वो मजा आता है जी, बिल्कुल वो भाग मिल्खा भाग की स्पिरिट आती है। जी जी जी, फ्री फील करता है। घर के लोग दादाजी पापा जी मम्मी जी चाचा चाची जो भी घर में वो बोलेंगे शू 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 कवर दैट पार्ट जी। तो हम बच्चों में ये भर देते हैं देयर इज समथिंग फिशी अबाउट दैट पार्ट। यस, हाइड करना जरूरी है। सो जबकि ऐसा है नहीं। जी। तो जब आप बॉडी एजुकेशन देते हो तो जैसे आप सिखाते हो बताते हो नोज क्या है, लिप्स क्या है, चिन क्या है, नेक क्या है, थ्रोट क्या है, फिर सीधे नीचे आ जाते हो, बीच का छोड़ देते हो। तो वहीं पे सिर्फ आप बोल सकते हो ना कि ये चेस्ट है, जेनिटल्स एंड मूव अहेड। सो इस तरीके से जब हम बच्चों को प्रिपेयर करते हैं इन सब चीजों के लिए तो ये गलत क्यूरियोसिटीज गलत टाइम पे नहीं पैदा होती। तो मैं यहाँ पे बोलूंगा बॉडी एजुकेशन इंट्रोडक्शन करने का जो तरीका है अर्ली 5 है, बट उम्र के हिसाब से आपकी वोकेबलरी शिफ्ट चेंज होना चाहिए और उन्हें सहज रखिए इन चीजों को लेकर। जी, जितने बच्चे ओपनली एक्सपोज रहेंगे लोगों को लगता है कि उतने सेक्सुअली एक्सपोज हो जाएंगे। नहीं, उतने सेक्सुअली मैच्योर्ड रहेंगे। यस, सॉर्टेड रहेंगे, उनके दिमाग में कोई फितूर नहीं बनेगा। सो माय वन टेक ऑन दिस, माय फेवरेट mantra which I give, if you have a boy child, a mother should be the practice girlfriend for a boy child, and if you have a girl child, a father should be the practice boyfriend for a girl child. This is how you make them understand the opposite gender and their sensitivity. डॉक्टर अभिषेक पसारी, आज के इस पॉडकास्ट में पेरेंटिंग जैसे सेंसिटिव टॉपिक पर आपसे बहुत खुलकर बात करी, काफी सारे सवालों के बहुत सॉर्टेड जवाब मिले। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच। शुक्रिया।